हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। रोडवेज डिपो फतेहाबाद की 85 बसों का बीमा नहीं है। इससे इनको रूट पर चलाने में परेशानी आ रही है। बसों का बीमा रोडवेज के महाप्रबंधक का पद खाली होने की वजह से नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, महाप्रबंधक के अभाव में चालकों का वेतन तक नहीं मिला और इसको लेकर एएनबी न्यूज ने सोमवार को प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि जल्द ही फतेहाबाद में जीएम की नियुक्ति कर दी जाएगी। मैं हूं राकेश गुप्ता, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज हम मुलाकात करेंगे राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से और इनसे इस विषय में जानेंगे कि जो रोडवेज में बसें बिना इंश्योरेंस के खड़ी खड़ी डिपोओं में कंडम हो रही हैं, उसको लेकर मंत्री जी के पास क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई इस पर की गई है। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, ये बताएं कि रोडवेज के कई डिपो में प्रदेश भर में बिना इंश्योरेंस के बसें खड़ी हैं। एक तो ये बताएं कि ऐसी जानकारी आपको दी गई है? नहीं, मेरी जानकारी मुझे दी थी डीजीएम ने। बीजे फतेहाबाद डिपो में जीएम ना होने के कारण, अगर जीएम नहीं है तो उसका डब्ल्यूएम उसको चार्ज होता है और इस तरह की बस हमारी इंश्योरेंस के बिना बस खड़ी है और कल शाम को ही हमने उन बसों को इंश्योरेंस करा के दूसरे जीएम को चार्ज देकर कराया है। पर इस तरह की बेकायदे नहीं होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है, जिन लोग इसमें, चाहे जीएम पहले वाला था वो दूसरे चला गया, पर उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डब्ल्यूएम है, उसके बाद डब्ल्यूएम को ये काम करना चाहिए था। अगर इस तरह की बेकायदी करी है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे खिलाफ चार्जशीट भी करेंगे। ये बसें जो हैं कितने समय से आपकी जानकारी में है कि बिना इंश्योरेंस के डिपो में ही खड़ी थी? नहीं, अभी एक दो दिन, ज्यादा नहीं, एक दो दिन बात है, ज्यादा नहीं। फतेहाबाद के अलावा और कहीं से भी ऐसे मामले आपके सामने आए हैं या आपने जांच करवाने के लिए, क्योंकि एक मामला है जो हमें दिखवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक अगर कहीं से उजागर होता है तो और भी जगह हो सकता है कि ऐसा हो। जहां भी जितने डिपो हैं, जितने जीएम हैं, डब्ल्यूएम सबको डायरेक्शन देंगे। अगर कोई इस तरह की बसें मिलेंगी, अगर कोई जिम्मेदारी नौकरी के प्रति जिम्मेदारी नहीं मानता, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्हें शेयर करेंगे। अगर हमें चार्जशीट करने में, वो भी हम करेंगे, सस्पेंड करेंगे। तो ये कार्रवाई जो है, आपने जैसे कहा कि सस्पेंड भी कर सकते हैं, चार्जशीट भी कर सकते हैं। दूसरा अब ये बताएं, क्योंकि कोरोना लगभग शून्य की तरफ है हालांकि, तो आप अब बसों की, हरियाणा रोडवेज की बसों की मूवमेंट क्या है? बसों की मूवमेंट ठीक है, बस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पर लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। शादी, फंक्शन, कोर्ट, अब बसों जितनी भी जरूरत है उतनी बसें रोड पे हैं और जहाँ भी हैं, जितने रूट धार्मिक स्थलों के हैं, जहाँ धार्मिक मंदिर हैं जो खुले हैं, वहाँ भी बसों की हम तैयारी कर रहे हैं। तो मंत्री जी, अब क्योंकि आपका जो महकमा है खासकर खड़ा भी नुकसान में है और आपका महकमा चल रहा है तब भी नुकसान में है, काफी भारी नुकसान आपका हुआ है। अब रिकवरी मोड में आए हैं कुछ? धीरे धीरे फर्क है, पहले से फर्क। ये बताएं कि क्या इस समय अपने घाटे को पूरा करने के लिए कोई रोडवेज के किराए बढ़ाने जी का भी प्रस्ताव है आप लोगों के पास? अभी नहीं है, अभी किराया बढ़ाना नहीं है। ये लोगों की सेवा करने का माध्यम है, ये गरीब की हवाई जहाज है और इसमें क्या है कि लोगों के जो हित हैं, लोगों को एक स्थान, उन लोगों का एक काम। शर्मा जी ने बताया कि जिन अधिकारियों की वजह से बसों की इंश्योरेंस नहीं हुई और वो बसें सड़कों पर नहीं आ पाई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंड। वहीं हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के रास्ता खुलवाने के आदेश का अनुपालन करने के लिए किसान संगठनों के साथ जोर आजमाइश नहीं करेगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि रास्ता खुलवाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका अनुपालन करने के लिए हमने किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए हाई लेवल की कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्य किसान संगठनों के आने का सोनीपत में इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। उनका आना या ना आना किसान संगठनों की मर्जी है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में यह सूचना दे देंगे कि हमने रास्ता खुलवाने का प्रयास किया और किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारी हिंसक हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली जाने वाले रास्तों को खुलवाया जाना चाहिए ताकि लोगों की दिक्कतों का समाधान हो सके। स्थानीय इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हरियाणा का। जम्मू कश्मीर के शोपिया कुपवाड़ा में शहीद हुए जिले के गांव हंसेवाला निवासी 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर आज तड़के गांव पहुंचा। जवान के चले जाने पर परिवार और गांववासी दुखी तो दिखे, तो साथ ही शहादत पर गर्व से भरे नजर आए। आज गांव की शमशान भूमि पर राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई और संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में परिवारजनों के अलावा एसडीएम चिनार चहल, तहसीलदार रमेश कुमार सहित सेना से भी अधिकारी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव शरीर रात को चंडीगढ़ पहुंचा और उसके बाद गांव लाया गया। इस अवसर पर शहीद की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है और वे उन्हें सैल्यूट करती हैं। अब अपने बेटे को बड़ा होने पर वे आर्मी में ही भर्ती करवाएंगी। वहीं हरियाणा सरकार के चेयरमैन सुभाष बराला भी इस मौके पर पहुंचे और शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो भी लाभ शहीद के परिवार को दिया जाना है, सरकार द्वारा जल्द से जल्द दिया जाएगा और वे इस शहादत को सलाम करते हैं। हमें दुख भी है, लेकिन उस पर गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए। मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आर्मी में भर्ती करूँगी। सैल्यूट है उनको। जब यहाँ आते थे तो देश के बारे में बात करते थे, रक्षा के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। तो आपकी बात कब हुई थी आखिर? मेरी बात सब परिवार को हुई थी। वो बोल रहे थे नवंबर में छुट्टी आएंगे, 10 तारीख के बाद। 12 को कॉल आई थी, अटेंड नहीं कर पाई मैं। उसके बाद मेरी बात हुई सर। तो अगले महीने आने थे, घर आने की कह रहे थे? हाँ जी, नवंबर में। मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया। मेरे परिवार का मेरा दुख भी बहुत बड़ा है। फिर मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया, मेरा बड़ी कुर्बान है। मेरे देश में रोशन नाम करा मेरा बेटा का। ईशा सुल्तान मेरे वर्गी बेटे का है और पा जाइयो। मैं तो यह चाहूँ मेरा पोता गाबरू हो जाएगा, पढ़ा लिखा के मैं उसमें जोड़े भेजूँगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? और माता ने मैं सारिया ने समझाऊंगी, बच्चा ने खूब पढ़ाओ और खूब खिलाओ, वे मिलिट्री में लाओ, पछान नाटियो। देश की सेवा करें। इतना गर्व है जी, आज दूर दूर से लोग आपके यहाँ आए हैं बेटे को श्रद्धांजलि देने। कितना गर्व होता है देख कर जी, मेरा बहुत चांदना हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, घनी खुशी हो रही है। मेरे का कोई अंदेश नहीं, मेरे बेटे का मेरे इतनी खुशी हो रही है। देख मेरे बेटे खातर वे कितना परिवार रह रहा है। कब बात हुई थी जी आपके उनके साथ? आपके साथ जी गुरुवार नहीं थी, बिरन बुधवार ने। देखिए, हमारे लिए एक तरफ जहाँ बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में हम सबके बीच से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। इसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है। तो मैं समझता हूँ कि जीना तो सब जीवों को, सब व्यक्तियों को होता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को सार्थक करके जाते हैं, जैसे शहीद जयपाल का जीवन देश के लिए गया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी। वहीं होडल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने पंजाब में चल रही कांग्रेस की उठापटक को लेकर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता एक दूसरे के सर फोड़ने पर उतारू हो रहे हैं। सत्ता की भूख इन्हें एक दूसरे का सर फोड़ने पर मजबूर कर रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर चल रही कलह और आपसी मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। करणदेव कंबोज ने आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही किसान मजदूर खेत बचाव यात्रा को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को लालच देकर और उन्हें बरगलाकर सत्ता हासिल की। इस बार जनता उन्हें करारा जवाब देगी और उनसे जवाब भी मांगेगी।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत पलवल जिले में हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पलवल की तरफ से काफी हद तक यह कार्य पूरा कर लिया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता जेसी जांगड़ा ने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2024 तक देश के सभी जरूरतमंद परिवारों को पानी की सुविधा को उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2021 में ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की है, इसके तहत हर घर को पानी जो है, जहाँ पहले पानी नहीं था, कोई भी चाहे राज्य हो या कोई भी जिला हो, उसमें जिस भी गांव के अंदर पानी नहीं था वहाँ पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। हमारे गांव का जल स्तर भी खराब था और पानी की जो उपलब्धता भी वो भी नहीं अच्छे से थी। इसी के तहत हमारे गांव में भी एक ये रेनीवेल स्कीम के अंतर्गत पानी की जो लाइन दबाई जा रही है, जिससे कि बहुत जल्द ही शीघ्र ही हमारे गांव के लोगों को भी पानी मिल जाएगा। इस योजना के तहत ये तो एक अलग ही रूप होगा कि कोई घर अछूता नहीं होगा जिसके आंगन तक जो है पानी का पाइप नहीं होगा। जल जीवन मिशन जो है ना, प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंदर हर एक घर में पानी देना, जिनके आज सोर्स नहीं है। गांव में कोई भी घर ऐसा ना हो जिसको 55 लीटर पानी एश्योर्ड ना मिल सके, क्वालिटी का पानी मिल सके, पीने पोर्टेबल वाटर मिले। और इसमें इसके बाद जैसे हर एक गाँव में हमने 259 विलेजेज है पलवल डिस्ट्रिक्ट में, हमने सारे गाँव का एस्टिमेट बना दिया है। इनमें से लगभग 200 गाँव में हमारे काम भी अलॉट हो चुके हैं, पूरे होने वाले हैं। बाकी 7 गांव ऐसे हैं जिसमें पंचायतों ने अपना सोर्स, घर घर में यमुना के किनारे जो गांव हैं उनमें अपना सोर्स है, उनमें दे आर सेइंग कि हमें पानी पब्लिक हेल्थ का नहीं, हम अपना सोर्स क्वालिटी का है वो टेस्ट करवा लिए गए हैं सारे। तो 252 विलेजेज में जो। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर काफी समय से लोग रजिस्ट्री ना होने को लेकर परेशान हैं। ऐसे में उनके लिए उपायुक्त विक्रम की ओर से एक राहत भरी खबर दी गई। उपायुक्त विक्रम ने बताया कि अब अगर किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाने में समस्या आती है तो जल्दी उसका समाधान किया जाएगा। नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी रजिस्ट्रीज हो रही हैं उनका म्यूटेशन सेम डे हम दर्ज करें और सेम डे ही उनको म्यूटेशन की कॉपी मिल जाएगा। तो ये आज से हमारी पहल शुरू हो रही है ये वाली। इसमें सबसे पहले मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी के झांसे में ना आए, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में बिल्कुल भी अपना प्लॉट या घर ना लें, क्योंकि उसमें आगे चल के दिक्कतें आती ही हैं। दूसरा, जो रजिस्ट्री का मामला है, इसमें एनडीसी और एनओसी में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब के साथ में और डीटीपी के साथ में मीटिंग ली है इसमें। तो इसमें इनको कहा है कि इसमें प्रोसेस एक बार स्ट्रीमलाइन करके जल्द। एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में दौड़ रहे 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। एनजीटी के नियमों का पालन कराने के लिए फिलहाल ऐसे वाहन संचालकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद इन वाहनों को जब्त करने की तैयारी है। जब्त होने के बाद उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। कोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों और मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।